तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे सारे के सारे PYQ। तो मैंने आपको कहा था कि कल इसके पहले वाले जो वीडियो में मैंने पार्ट 1 में आपको सारा का सारा थ्योरी प्लस कंसेप्ट आपको पूरा समझा रखा है, और उसमें अपन ने 50 PYQ भी करे थे। बाकी के PYQ इस वाले वीडियो में अपन कंप्लीट करते हैं। आज भी मैं थोड़ा बहुत कंसेप्ट आपको बताता रहूंगा और क्वेश्चन भी आपको सोल्व करते रहे। तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। यहाँ दे रखा है कि इनमें से कौन सी संख्या है जो 12 से पूर्णतः विभक्त है। ठीक है, 12 से विभक्त होने वाली संख्या देखना है। सिंपल सा फंडा अगर अपन देखें कि अगर कोई संख्या 12 से विभक्त होती है तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी संख्या में 12 का भाग जा रहा है तो इसका मतलब उसमें 4 और 3 दोनों का जाना चाहिए। ये वाली बात समझ में आई। 4 वाला रूल अपन सबसे पहले चेकआउट करते, तो 4 वाला रूल सभी जगह उसमें लग रहा है। यहाँ पे भी 4 वाला लग रहा है, यहाँ पे भी लग रहा है, यहाँ पे भी लग रहा है। मतलब 4 का रूल क्या कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट में अगर किसी का भाग 4 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में 4 का भाग जाएगा। तो देखो वह 44 में भाग जा रहा है, 32 में भाग जा रहा है, 16 में जा रहा है और 88 में जा रहा है। अब बात करते 3 वाले से हम चेकआउट करते हैं। 3 का चेक करते हैं तो 4 4 8 हो जाएगा, 8 5 13, 13 और 8 कितना हो जाएगा, 13 और 8 21 और 2 23। तो इसमें 3 का भाग नहीं जा सकता। इसमें अगर देखें तो 2 3 5, 5 6 11, 11 4 15, 15 और 1 16, इसमें भी नहीं जाएगा। सेकंड थर्ड वाला देखते हैं तो 7 5 12 हो जाएगा, वहाँ चला जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा और 6 में भी चला जाएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका सी। तो ये याद रखना है, आंसर इसका क्या आ जाएगा, सी। अब आगे करते हैं। अगला वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहाँ पे यहाँ दे रखा है कि गुणसूत्र को 3 भागों में इस प्रकार बांटे कि वो समांतर श्रेणी में हो और उनके सबसे छोटे भागों को गुणनफल जो है उनके सबसे छोटे भागों का जो गुणनफल है वो 483 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी अपन को करना है तो हम मेथड से भी कर सकते हैं। मेथड बहुत लेंदी हो जाएगी इसकी। अगर आपको विथआउट मेथड करना है तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से बता दूंगा, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप उस तरीके से कर सकते हो। तो पहले मैं आपको बता दूं कि हम पहले से बाय मेथड से करेंगे। अगर मैं बात करूं कि समांतर श्रेणी क्या होती है, तो अगर पहला नंबर कोई ए है तो अगला a + d होना चाहिए और उसके बाद अगला a + 2d होना चाहिए, और इसके भी बाद में अगला जो आएगा वो आएगा a + 3d, और ऐसे आगे ये बढ़ती जाती है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस d आ रहा है तो यहाँ पे भी डिफरेंस d आना चाहिए, यहाँ पे भी डिफरेंस d आना चाहिए। ये वाली बात समझ में आई। इस सीरीज को अपन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी बोल सकते हैं या फिर इसको अपन हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। अब अगर अपन ऑप्शन देखें सबसे पहले, तो सबसे पहले तीनों का सम कितना होना चाहिए क्वेश्चन के अनुसार, तो 69 होना चाहिए। तो क्वेश्चन में अगर अपन देखें तो सब जगह मेरे हिसाब से 69 हो रहा होगा। अगर नहीं भी हो रहा तो अपन को देखना है, जैसे अपन नीचे से सोल्व करते हैं तो ये 21 हो जाएगा। 21 और 23 को अगर अपन जोड़ते हैं तो 1 3 4, 4 5 कितना हो जाएगा 9, और 2 3 6 कितना हो जाएगा 69। अब अगर अपन सबसे पहले इसी को चेक करें तो 21 में मैंने कितना जोड़ा, 2 जोड़ा तो 23 हो रहा है। 23 में 2 जोड़ा तो कितना हो रहा है, 25 हो रहा है। पहली 2 संख्या का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो 483 आना चाहिए। तो 21 का 3 में गुणा करा तो 63 आ गया। केरी कितना आया, 6 आया। 21 दूनी 42 आया। 42 में अगर मैं 6 छोड़ता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो आंसर आपका सीधा क्या आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका डी वाला। ठीक है। अब अगर आप 17 का 23 में गुणा करोगे तो आपको मल्टीप्लाई में लास्ट में 1 आ रहा है। 17 3 51 होते हैं ना, तो 83 तो हो ही नहीं सकता। तो उस हिसाब से सबसे पहले आपको नीचे से चेक करो या ऊपर से करो, आप कैसे भी चेक कर सकते हो। ऑप्शन से भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। बस ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है। अगर आपको मेथड से करना है तो पहली संख्या a मान लेंगे, दूसरी a + d, तीसरी हो जाएगी a + 2d। अब इन तीनों को जोड़ोगे तो तब आप बराबर में आगे कितना रख दोगे, 69 रख दोगे, और a + d का जो मल्टीप्लाई है बराबर में 483 रखोगे। तो वहां पे जो a वाली वैल्यू आ जाएगी तो a का मान आपका 21 आ जाएगा और d का मान आपका 2 आ जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है। पर हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न संख्याओं में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, मतलब अपरिमेय संख्या अपन को निकालनी। तो अगर अपन इसको सोल्व करते हैं, 64 को सोल्व करते हैं, तो ये सोल्व होने के बाद में कितना आ जाता है, तो ये आ जाता है 8। सोल्व होने के बाद ये कितना आ जाएगा 8। यहाँ सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4।
इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, इसको सोल्व करेंगे तो ये सोल्व पूरा पूरा नहीं हो पाएगा और ये क्या रहेगा रूट के अंदर रहेगा। और कोई सी भी रूट वाली जो संख्या होती है उसको अपरिमेय संख्या हम कहते हैं। ये चीज बोलना है, उसको इरेशनल नंबर आप जानते हैं, बस रूट में नहीं होना चाहिए। अब अगर रूट में है तो वो अपरिमेय संख्या है। तो हमारा जो आंसर है वो कितना है 4√64 है। तो इसका आंसर याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न संख्याओं में से किसका वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है। सेम का सेम क्वेश्चन है, पिछला जो क्वेश्चन अपन ने करा वैसा का वैसे ही है। किसका वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब इनको सबको रूट के अंदर रखना है। अब अगर मैं इसका वर्गमूल लूं तो ये 35 आ जाता है, इसका वर्गमूल लूं तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 56 आ जाएगा, और इसका वर्गमूल लूंगा मैं तो इसका जो वर्गमूल लूंगा तो ये 25 आ जाएगा, और इसका वर्गमूल एक्चुअल में निकल नहीं पाएगा तो आंसर आ जाएगा आपका ये 1825, क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब रूट अंदर रहेगा। तो मैं इसको सोल्व करके बता देता हूँ कि 1825 को जब आप सोल्व करोगे तो इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन 25 का भाग देके इसको सोल्व कर सकते हैं। तो 25 से ये 7 बार जा रहा है, 25 से 175 हो जाएगा, और 25 से 5 125 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 25 × 75। अब यहाँ सोल्व करेंगे तो इसको 25 × 3 लिख सकते हैं और इसको भी 25 लिख सकते हैं। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये 25 बाहर आ जाएगा और √3 आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 25√3। तो ये हमारा क्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है, तो आंसर आ जाएगा आपका ए वाला, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 1568 को सबसे छोटी ऐसी कौन सी संख्या से विभाजित किया जाए कि परिणामी जो संख्या है एक पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या दे रखा है, परिणामी जो संख्या है वो एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसको अपन ऑप्शन से भी कर सकते हैं और कंसेप्ट से भी कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे अपन उस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ दे रखा है कि 1568 को डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद क्या बनना चाहिए, एक पूर्ण वर्ग बनना चाहिए। ये वाली बात समझ में। तो अपन इसको फ्रैक्शनेट करते हैं। तो मैंने इसको फ्रैक्शनेट करा, तो इसमें अपन ये चेक करते हैं कि इसमें 2 का भाग जा रहा है और इसमें 4 का भी जा रहा है। तो सबसे पहले मैं 1568 में 4 का भाग देता हूं। तो 1568 जो दे रखा है इसमें अगर अपन 4 का भाग देते हैं तो ये कितना आ रहा है कि 4 × 3 = 12 आ जाएगा, और बचेगा 3 बचेगा, तो 4 × 9 = 36 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 2, 4 × 2 = 8 आ जाएगा। यहाँ पे 4 का भाग दिया 3 बार, बच गया 4 × 3 = 12 के बाद 3, 4 का 9 बार, 4 का 2 बार। तो इसका मतलब ये हो गया कि 4 × ये हो गया। फिर से इसमें 4 का भाग चल जाएगा, तो 4 का भाग अपन इसमें देंगे तो 4 × 9 = 36 आ जाएगा, 4 × 9 = 36 के बाद में बचेगा कितना, तो 3 बचेगा, 4 × 8 = 32 हो जाएगा। मतलब ये 4 × 4 ये हो गया। अब अगर मैं इसमें देखूं तो ये कितना हो जाएगा, तो यह लिखेंगे 49 × में 2 × में 4 × में 4। तो अपन यहाँ पर ये लिख सकते हैं। अब 2 4 का वर्गमूल तो 4 आ जाएगा, 49 का वर्गमूल 7 आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका वर्गमूल 7 आ जाएगा, और कहने का मतलब ये कि देखो 49 का भी वर्गमूल निकल जाएगा, 16 का भी वर्गमूल निकल जाएगा। अब यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा है, 2 एक्स्ट्रा है, तो जैसे आप इसमें 2 का भाग दे दोगे इस संख्या में, तो 2 का भाग देने के बाद 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो वर्गमूल आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 28। तो ये 784 हमें मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 784। अब जैसे यहाँ 784 मिलेगा तो 784 किसका वर्ग है, 28 का। तो आप ऑप्शन से भी कर सकते थे और इस तरीके से करना तो ये कर लो, सीधे 2 से भाग दोगे तो आपको 784 इस पर मिल जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 2 वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन यह दे रखा है कि एक परिमेय संख्या का हर इसके अंश से 10 अधिक है। हर नीचे वाला होता है, अंश ऊपर वाला होता है, ठीक है। एक परिमेय संख्या का जो अंश हर से 10 अधिक है, ठीक है। यदि अंश को 4 से बढ़ा दिया जाए और हर को 3 से कम कर दिया जाए तो संख्या 5/6 प्राप्त होती है। वास्तविक परिमेय संख्या अपन को ज्ञात करना है। अब देखो जैसा जैसा उसने बोला है अपन ऑप्शन से ही करेंगे तो सबसे बेटर तरीका रहेगा इसका। तो देखो कैसे करते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन दे रखा है हमें कि ऑप्शन 9/19 था सपोज, ठीक है। अब उसने कहा कि अंश हर से, मतलब उसने ऊपर दे रखा है कि हर इसके अंश से 10 अधिक है, तो 10 अधिक है दिखाई दे रहा है।
अब ऊपर वाला अंश होता है, ये चीज़ याद रखना, और नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोल सकते हो और नीचे वाले को डिनोमिनेटर पढ़ते हैं अगर आप इंग्लिश वाले हैं तो। अब उसने कहा कि यदि अंश को 4 से बढ़ा दिया जाए, तो अंश को आप 4 से बढ़ाओगे तो कितना हो गया 13। हर को 3 से कम कर दिया जाए तो हर को 3 से कम करोगे तो 16। जब इसको सोल्व करते हो तो उसने कहा कि 5/6 प्राप्त होते हैं, पर हमें तो ये प्राप्त हो रहा है 13/16, तो ये हमारा आंसर नहीं है। फिर हम क्या करेंगे कि हम दूसरा वाला ऑप्शन लेंगे। तो यहाँ दे रखा है 11/21 दे रखा है, तो 10 अधिक है। अब उसने हमें कहा कि हर को अंश को कितने से कम करना है, तो अंश को 4 से बढ़ाना है। जब 4 से बढ़ाओगे तो ये 15 हो जाएगा। अब इसको 3 से कम करोगे तो ये 18 हो जाएगा। अब नया जो भिन्नपन, इसको 3 से काटेंगे तो ये 5 बार कट जाएगा और ये 6 बार कट जाएगा। क्वेश्चन में भी उसने ये दिया है कि संख्या 5/6 प्राप्त होती है, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी वाला। तो इसका आंसर रहेगा आपका बी वाला, बस इतना आपको याद रखना है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ दे रखा है कि -50 है, -47 है, -44 है, तो आपको 20वां पद बताना है। तो ये क्वेश्चन जो आपको दे रखा है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। अरिथमेटिक मतलब समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। अब देखो कि पहला पद, इसका फार्मूला होता है Tn बराबर, आपको पता हो तो a + n - 1d, ये फार्मूला होता है। a क्या है, तो ये पहला टर्म होता है, और उसके बाद में n क्या है, तो कौन सा टर्म आप निकालना चाहते हैं वो n है, और d क्या है, तो जो डिफरेंस है इनका वो d है। तो a की अगर मैं बात करूं तो a यहाँ पे हमें मिल रहा है -50, और अगर मैं n की बात करूं तो n यहाँ पे हमें मिल रहा है 20, और d की बात करूं तो हमें d यहाँ पर कितना दिख रहा है, तो -3। तो d यहाँ में हमारा आ रहा है वो कितना आ रहा है, -3 नहीं आ रहा है, वो +3 आ रहा है, क्योंकि -50 से अगर 47 पे जा रहे हैं तो ये कितना है, ये +3 है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसको अपन सोल्व करते हैं, तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा इसको सोल्व करने में। तो अपन nवां पद यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये वाला पद अगर अपन को निकालना है तो हम क्या करेंगे कि a कितना है, तो a है -50, n की प्लस लिखेंगे, n कितना 20, 20 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 19, ठीक है। और d कितना है, तो 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई करा, -50 +57, सोल्व करा तो आंसर आ जाएगा 7। तो इसका आंसर आएगा प्लस वाला 7, ये चीज़ याद रखना है। अब आप बात करें कि यार पहला, अब डायरेक्ट बिना किसी फार्मूले से कैसे करें, हो सकता है आप फार्मूला भूल जाए, उस कंडीशन में इसको सोल्व कैसे करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ कि मुझे केवल पहला टर्म दूसरा टर्म लाने के लिए कितनी बार जोड़ना पड़ रहा है, दूसरा टर्म लाने के लिए मुझे 3 इसमें जोड़ना है, तीसरा टर्म लाने के लिए मुझे इसमें 6 जोड़ना पड़ रहा है, कितना 6। तो अगर दूसरा लाने के लिए 3 जोड़ रहा है और तीसरा टर्म लाने के लिए मुझे 6 जोड़ना पड़ रहा है, मतलब इस 3 का जो गैप आ रहा है उसमें 1 से कम का गुणा करना पड़ रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं कि मुझे पहला टर्म लाना है तो 3 एकम 3 जोड़ना, मतलब दूसरा टर्म लाना है तो 3 एकम 3 जोड़ना पड़ रहा है। अगर उसी प्रकार में 20वां पद लाना हो तो मुझे 19 बार 3 जोड़ना पड़ेगा। कितनी बार जोड़ना पड़ेगा, 19 बार। अब 19 बार में 3 जोड़ूंगा तो 19 3 कितना हो जाएगा 57, तो वो 20वां जो टर्म आएगा वो 57 आएगा। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। आया समझ में। जैसे अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल वाले लेवल से समझा रहा हूँ कि जैसे पहले वाला टर्म a है, दूसरा है a + d, तीसरा है a + 2d। अब दूसरा टर्म लाने के लिए केवल d जोड़ना पड़ रहा है, तीसरा टर्म लाने के लिए इसमें 2d जोड़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब अगर मान लो मुझे 20वां टर्म लाना है तो मुझे यहाँ पे 19d जोड़ना पड़ेगा कि नहीं। अब 19d का मतलब क्या हुआ, 19 तो 19 ही है और d मतलब डिफरेंस है, तो डिफरेंस कितना है 3 है, तो 19 3 कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो वो फार्मूला रखा है उससे भी आप कर सकते हो, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। अगले वाले क्वेश्चन में करते हैं। यहाँ पर दे रखा उसने कि निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या उसने पूछी है, ठीक है ना। अब परिमेय संख्या मैंने अभी अपन ने क्वेश्चन सोल्व करा था कि परिमेय संख्या कौन सी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपन सोल्व करेंगे तो यहाँ तो आपको मिल जाएगा 2, यहाँ पे अगर सोल्व करेंगे तो ये आपका सोल्व पूरा ढंग से हो नहीं पाएगा, ये सोल्व हो नहीं पाएगा और ये सोल्व हो नहीं पाएगा। तो परिमेय संख्या होती जो आपकी रूट के अंदर नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ए, और ये तीनों अलग है।
और वैसे भी आप चाहो अगर कंफ्यूज हो जाते हो तो जो 3 एक जैसे वो हमारा आंसर नहीं है, जो एक अलग है वो आंसर है, ऐसे भी आप कर सकते हो। अगर जैसे कभी कभी हम भूल जाते हैं कि रेशनल नंबर कौन सा है, रेशनल नंबर कौन सा है, तो आपको जो 3 एक जैसे दिखे ना वो आपका आंसर नहीं होगा, जो 3 में से एक अलग है ना वो आपका आंसर होगा, अगर आप कंफ्यूज हो जाओ एग्जाम में तो। अगला क्वेश्चन करते हैं। यहां दे रखा है 75 और 405 के बीच की 3 अंकों वाली पूर्ण संख्या बतानी है। क्वेश्चन हमें थोड़ा सा ट्रिकी दिया उसने, 75 से लेकर मतलब 75 से लेकर आपसे पूछा है 405 के बीच की संख्या है, और उसने एक बात बोली कि उसने 3 अंकों वाली संख्या बोली। तो 3 अंकों वाली संख्या एक तो 100 है और लास्ट वाली 405, ठीक है। अब अगर अपन बात करें कि 405 में से अगर मैं 100 को घटा दूं, ठीक है, तो 405 में से अगर मैं 100 को घटा दूं तो ये बचेगा 305, और एक ज़्यादा लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि इधर वाली संख्या और इधर वाली संख्या दोनों जोड़ रहे हैं, तो एक अपन ज़्यादा लेंगे, और एक ज़्यादा लेंगे तो संख्या कितनी होगी? 306 होगी। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 306, ठीक है। अगर कोई यहाँ कंफ्यूज हो रहा है कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि 100 और 405 दोनों में से अपन ने घटाया तो 305 बचा, फिर आपने एक ही क्यों जोड़ा? तो मैं आपको एक सरल तरीका बता देता हूँ जोड़ने का। अगर मैं आपसे कहूं कि 20 से लेकर 30 तक कितनी संख्या है, तो 20 से लेकर 30 तक की जो 2 अंक वाली संख्या की संख्या है 11। कितनी संख्या है ये? 11, क्योंकि 20 भी जुड़ रहा है उसमें, 30 भी जुड़ रहा है, तो 30 में से 20 घटा दोगे तो कितना बचेगा? 10, और एक अपन को एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। एक्स्ट्रा क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि एक तो 20 जुड़ रहा है ना, और इधर 30 भी जुड़ रहा है, इस वजह से आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। और उसी तरीके से मैंने इसको सोल्व करा तो 305 आ रही थी और एक मैंने बढ़ा दी तो यहाँ पर 306 हो जाएगी। नहीं तो इसमें क्वेश्चन गलत होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप 305 सोल्व कर सकते हो, बस इतना आपको याद रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां दे रखा है, देखो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको अगर हम चाहे ना तो हमें 2 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यहां दे रखा है कि पूर्णांक n इस प्रकार निर्धारित करें कि n/160 में जो वैल्यू आए वो 1/60 से कम हो लेकिन 1/20 से अधिक हो। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर अपन को सोल्व करना है, उसने हमसे बोला है कि जो n/160 है, मैं n की वैल्यू हमें सेट करनी, और सेट कैसी करनी कि 1/60 से तो कैसी हो? कम हो, 1/16 से तो कम हो, और 1/20 से क्या हो? अधिक हो। ये चीज आपको याद रखनी। सबसे पहले वह नीचे 160 लिखा है तो आपको कुछ भी नहीं करना है कि इसको भी 160 बनाना है। तो इसमें 10 का गुणा नीचे करा तो मैं 10 का ऊपर कर देता हूँ। फिर मैंने क्या करा कि अगर मैं यहाँ 8 का गुणा कर दूं इसमें तो ये भी 160 हो जाएगा। जब 8 का गुणा मैंने नीचे करा तो 8 का ऊपर करूंगा। अब मुझे क्वेश्चन ये बोला गया था कि जो n आप चुनने वाले हो ये वाला, वो इससे तो बड़ा हो और इससे छोटा हो। अब बताओ 8 से बड़ा हो और 10 से छोटा हो तो वो संख्या में क्या लूं? क्योंकि नीचे तो बराबर है दोनों में 160 60, तो मैं बीच में क्या लूं? तो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 9, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9। और अगर आप चाहो तो यह वैल्यू पुट कर करके भी आप सोल्व कर सकते हो, क्योंकि आप 16 का 1 में भाग दोगे तो 0.625 आएगा, फिर जब 20 का भाग दोगे तो 0.5 आएगा, और फिर आप यहाँ पे रखोगे ऐसी वैल्यू जो आपको 0.5 से लेकर 0.625 के बीच वाला आंसर दे। तो उससे बेटर तरीका है कि ये वाला आप काम करें, तो इसका सीधा आंसर आ जाएगा 9, ठीक है। अब चलते आगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, बहुत बेसिक क्वेश्चन दे रखा है कि यदि p एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या मतलब नॉन डिविजिबल है, ठीक है, और p q स्क्वायर को विभाजित करता है, तो p आवश्यक रूप से विभाजित नहीं करेगा, ठीक है। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए मन से कोई सी भी वैल्यू सेट करो और सोल्व करो। देखो तो p अभाज्य संख्या है तो मैंने p की वैल्यू रख ली 3, क्योंकि p भी मतलब 3 की वैल्यू अब इसलिए रख ली मैंने क्योंकि 3 भी अभाज्य। अगर आप चाहे तो 2 रख लो, 5 रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम चाहे तो यहाँ 5 भी रख सकते, तो मैंने यहाँ रख लिया 5। अब उसने बोला कि q के वर्ग को विभाजित करता है। अब q के वर्ग को विभाजित करता है तो ऐसी वैल्यू सेट करनी है q की कि जो उसका स्क्वायर हो वो इस p से विभक्त होना चाहिए। तो मैंने q की वैल्यू रख ली 10। जब मैं q का वर्ग करूंगा तो वो कितना आ जाएगा? 100। तो बताओ 5 से 100 में भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो जा रहा है।
अब हमें क्या करना है, तो P आवश्यक रूप से विभाजित नहीं करेगा। किसको विभाजित नहीं करेगा ये हमें बताना। P की वैल्यू मैंने सेट कर ली है और Q की वैल्यू भी मैंने सेट कर ली है, ये चीज़ याद रखना। ये तीनों वैल्यू हमने निकाल रखी है। अब अगर मैं 3 Q की वैल्यू रखूँ तो 3 का मान तो 3 ही आएगा और Q का मान कितना हो जाएगा, मैंने लिया 5 लिया, Q का मान मैंने कितना लिया था, 10 लिया था। तो 30 में भाग जाएगा कि नहीं जाएगा 5 का, तो डेफिनेटली जाएगा। तो ये हमारा आंसर नहीं है। दूसरा है Q का मान मैंने लिया था 10 और उसमें 1 जुड़ जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 11। अब बताओ 11 में 5 का भाग जाएगा क्या, तो 11 में 5 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए हमारा आंसर ये आ जाएगा। अगर आप चाहे तो C वाला भी चेक कर सकते हैं, उसमें डेफिनेटली जाएगा। क्यों जाएगा कि Q का वर्ग कितना है, तो Q का वर्ग का मान हो गया 100। इसमें अगर मैं 2 का गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 200। 200 में 5 का डेफिनेटली भाग जाएगा, वो आंसर हो ही नहीं सकता। Q भी हमारा आंसर नहीं, क्योंकि Q में तो डेफिनेटली जाएगा। ये तो वही कह रहा है, जब स्क्वायर में जाएगा तो उसमें तो जाना है, तो 5 का भी। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, B। इसको ऑप्शन से कर सकते। अब देखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन 4 और 8 दोनों से विभाज्य। क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से 4 और 8 दोनों से विभाज्य, वो हमें निकालना। अब 4 और 8 दोनों से विभाज्य अगर कोई संख्या है तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है, तो इन दोनों का एलसीएम आ रहा है 8। तो हमें, हमारा रूल ये कहता है कि वो संख्या अगर 8 से विभाज्य तो वो संख्या दोनों से विभाज्य अपने आप होगी। और 8 का रूल ये कहता है कि लास्ट की 3 डिजिट में भाग जाना चाहिए बस। तो लास्ट की 3 डिजिट इसकी चेक करेंगे, इसकी भी करेंगे, इसकी भी करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि 8 का भाग इसमें जा रहा है क्या, तो 8 का इसमें तो नहीं जा रहा है, तो डी वाला तो हमारा आंसर नहीं है। सी वाले में 8 का भाग जा रहा है लास्ट की 3 डिजिट में। 8 एकम 8 भी हो रहा है और 8 3 24 भी हो रहा है। अब 8 चौको 32 हो रहा है इसमें बी वाले में, और 2 बच रहा है, तो 22 में फिर नहीं जाएगा। ए वाले में चेक करते हैं तो 8 चौको 32 हो जाएगा, 32 के बाद बचेगा 6, तो ए वाले में भी नहीं जाएगा, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। यहां दे रखा है कि 2 और 4 दोनों से विभाज्य 2 अंकी संख्याएं ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 और 4 दोनों से विभाज्य 2 अंकी संख्याएं बतानी। 2 अंकी संख्याओं की अगर मैं बात करूं तो 10 से लेकर 99 तक की संख्या हमें देखनी है। ठीक है, 10 से लेकर 99 तक की हमें संख्याएं देखनी है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि 2 अंकी संख्याओं की अगर मैं बात करूं, 2 और 4 दोनों से विभक्त होनी चाहिए, तो 2 और 4 का जो एलसीएम आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो 4 आ रहा है। कितना आ रहा है, 4। अब जब भी अपन को करना हो इस टाइप का क्वेश्चन, तो मैं इसमें 4 का भाग दूंगा, तो 4 का भाग 2 बार जा रहा है। फिर इसमें भी 4 का भाग दूंगा, तो 4 का भाग कितनी बार जा रहा है, 24 बार जा रहा है। और 24 में से 2 घटा लूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 22। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, 22। ठीक है, ये चीज याद रखना। वैसे कोई बच्चा सोच रहा हो कि नहीं ऐसे तो 25 होता है, 100 तक तो भाग अगर अपन 4 का दे तो 25 बार देते हैं, तो बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि 25 बार ही जाएगा। पर अगर हम खुद इसमें देखें कि एक तो 4 हो जाता है, 4 इसका आंसर नहीं रहेगा, दूसरा 8 हमारा आंसर नहीं रहेगा, तीसरा हमारा 100 भी इसका आंसर नहीं रहेगा, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक में ये 1 डिजिट की, ये 1 डिजिट की और ये 3 डिजिट की। तो जब 25 में से ये 3 वैल्यू हट जाएगी तो 22 बचेगी। इस आधार पर भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि यदि x और y संख्या 115 xy ऐसे 2 अंक कि यह संख्या 90 से विभाज्य, तो x प्लस वाई का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो हमें क्वेश्चन बहुत इजीली करना है। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि 115 दे रखा है और xy दे रखा है। ये किससे विभाज्य, तो 90 से विभाज्य। पहली बात तो ये बता दूं मैं आपको कि अगर ये वाली संख्या 90 से विभाज्य तो y का मान 10 आना चाहिए। 10 का मतलब 0 आएगा y का वैल्यू। क्यों आना चाहिए, क्योंकि अगर कोई 90 से मतलब 90 से भाग जा रहा है तो 0 से 0 कटेगी जब ही तो भाग जाएगा। तो y का मान तो कितना आ गया, 0। अब बात करते हैं कि 9 का भाग उसमें जाना चाहिए, क्योंकि 90 का जा रहा है तो 9 का भी डेफिनेटली जाना चाहिए, क्योंकि 90 किससे मिलकर बना है, तो 10 और 9 से बना है, तो उसमें 10 का भी भाग जाए और 9 का भी जाए। अब अगर मैं बात करूं 1 और 1 2 हो गया, 2 और 5 कितना हो गया, 7 हो गया। अब y x के स्थान पर मैं क्या जोड़ूं, तो 7 में अगर मैं 2 जोड़ दूं तो 7 और 2 हो जाएगा। तो x का मान कितना आएगा, तो x का मान आएगा 2। अब हमें क्वेश्चन पूछा गया कि x प्लस वाई का मान ज्ञात करो, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा b। ठीक है,
तो हमारा आंसर इसमें आएगा बी। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। यहाँ दे रखा है 1212 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें जो सबसे छोटी प्राकृत संख्या जोड़ी जाए वह कौन सी है, ये हमें बताना है। देखो सिंपल सा फंडा है कि अगर हम 1212 में जोड़ते हैं कितना 13, तो ये बन जाता है 1225। इसे ऑप्शन से भी आप कर सकते हो, क्या बन जाता है 1225। अब 1225 किसका स्क्वायर है, तो 1225 जो स्क्वायर है वो है आपके 35 का, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ए वाला। ठीक है, अब देखो दूसरे तरीके से भी अपन कर सकते हैं, ऐसा नहीं डिवाइड वाली मेथड से भी आप कर सकते हो। एक और कंसेप्ट बता रहा हूँ कि अगर ये सेट होता है तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। देखो 12 में अगर मैं 27 जोड़ता हूँ तो बस 1212 में जोड़ना केवल लास्ट के 12 में, तो यहाँ आएगा 9 और यहाँ आएगा कितना, तो ये 39। तो यहाँ पर तो आपको 39 मिल रहा है, यहाँ आपको मिल रहा था 25। अगर आपको स्क्वायर पता नहीं है उस केस की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या आप मुझे बताओ 39 किसी भी स्क्वायर के लास्ट की 2 डिजिट में आता है क्या, तो कभी भी नहीं आता है, तो ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। फिर जब अपन 12 में 18 जोड़ेंगे, जब 12 में आप यहाँ 18 जोड़ोगे तो ये 30 आता है, तो 30 भी 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर कभी आपको आते हो, तो 30 किसी भी स्क्वायर के लास्ट की 2 डिजिट में नहीं होता है, इसलिए ये भी आंसर हमारा नहीं हो सकता। अब अगर 12 में 24 जोड़े तो 36 जरूर हमारा पॉसिबल है, तो फिर हम 1236 यहाँ दे रखा है 1236 जरूर पॉसिबल है, पर यहाँ 12 पॉसिबल नहीं है, 36 पॉसिबल है। तो ठीक है ना, क्योंकि हमें इतना पता होना चाहिए कि 1236 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। फिर भी अगर इस तरीके से करते तो भी हम 2 ऑप्शन में से किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं, जबकि हमें पता है कि 1225 ही है, तो हम डायरेक्ट वही करेंगे ना, क्यों ज़्यादा लोड लेंगे। और नहीं तो फिर वो डिवाइड वाली जो मेथड होती है उससे आप सोल्व कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से बहुत लेंदी हो जाएगा, तो अपन ये वाला तरीका यूज़ करेंगे। अब यहाँ दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सहअभाज्य संख्या है। देखो सहअभाज्य संख्या बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आरपीएफ में मैंने अक्सर ये देखा है कि आरपीएफ में हमेशा ये क्वेश्चन आ रहा है सहअभाज्य संख्या वाली, ये इसको इंग्लिश में को प्राइम नंबर भी आप बोल सकते हो। देखो सबसे पहले आपको याद रखना कि सहअभाज्य संख्या कौन सी होती है। अगर जैसे ए और बी 2 सहअभाज्य संख्या है, तो कब ये सहअभाज्य संख्या होगी कि इनका जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर एक ही आना चाहिए और इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर इनका नहीं होना चाहिए। दूसरा वाला आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, या फिर इनका जो एलसीएम आए तो इनका एलसीएम इन दोनों का मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई ही इनका एलसीएम है तो फिर ये को प्राइम नंबर है, कहने का मतलब सहअभाज्य संख्या है, अदरवाइज नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं, इसने क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सहअभाज्य है। अब अगर अपन देखें कि 34 और 35, तो बिल्कुल 34 और 35 सहअभाज्य संख्या है। क्यों है यहाँ पर कि अगर मैं 34 और 35 में कॉमन फैक्टर की बात करूं तो एक तो एक है और एक के अलावा कोई दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं है। दूसरा वाला तरीका है कि अगर मुझे इनका एलसीएम निकालना तो इन दोनों का एलसीएम निकालने के लिए 34 और 35 दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब जाके इनका एलसीएम आएगा। अब रही बात बी की, तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर आपको क्लियरली दिख रहा है कि 17 है, 17 बी और दोनों में एक बी है, क्योंकि और इन दोनों का एलसीएम 170 आ रहा है, क्योंकि 170 में 17 का भी भाग चला जाएगा और 170 का भी चला जाएगा, तो इसलिए ये हमारा आंसर नहीं। 12 और 18 की अगर बात करें तो दोनों में एक भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और डी की बात करें तो 7 और 14 दोनों दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों का एलसीएम भी 14 आ रहा है, और अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 14 × 7 आता है, तो ये भी गलत है। और उन दोनों में एक भी कॉमन दिख रहा है और 7 भी कॉमन दिख रहा है, तो 2 तरीके को प्राइम नंबर को चेक करने के, आपको जो पसंद आए वो यूज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 6300 को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, अब पिछले बार में जो क्वेश्चन दिया था हमें, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने करा था, तो वो मल्टीप्लाई वाला करा था, मतलब डिवाइड वाला करा था। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिया है तो इसमें मल्टीप्लाई का बोला है। मैं कह रहा हूँ कि 6300 को अपन 100 × 9 100 × 63 लिख सकते हैं। ठीक है, अब 100 लिख लिया, 100 के साथ में इंटू में 9 × 7 लिख सकते हैं। अब देखो इसको अगर मुझे एक वर्ग बनाना है, क्या बनाना है, वर्ग बनाना है, तो ये किसी का वर्ग है, मतलब 10 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है। अब ये 7 कोई का वर्ग नहीं, अगर इसमें 7 का गुणा और हो जाए
तो इसमें अगर 7 का गुणा और हो जाए तो ये भी वर्ग बन जाएगा कि नहीं, तो इसीलिए वो संख्या कौन सी है, 7 है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका। बस इतना सा याद रखना। अगर इसको तोड़ना आता है तो आप 1 सेकंड लगेगा बस आपको सोल्व करने के लिए, क्योंकि 100 और 9 900 हो गया, 930 का वर्ग हो गया, और 7 में 7 का गुणा कर दे तो 7 का वर्ग हो जाएगा। ऐसे आगे चलते अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। यहां दे रखा है कि दो संख्याओं का योग 32 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है। बड़ी संख्या आपको बतानी। बहुत बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि दो संख्या कोई सी भी मान ली कि जैसे ए और बी दोनों 32 है, एक संख्या दूसरी से कितनी ज्यादा है, तो एक संख्या दूसरे से 18 ज्यादा। मैं बिना किसी मेथड के करा रहा हूं, बस आप इतना याद रखना। अगर माना कि ए उससे 18 ज्यादा, तो पहले तो इसको अपन ने 18 एक्स्ट्रा दे दिया। दोनों के पास 32 रुपए थे, उसमें से अपन ने माना कि एक के पास ज्यादा है तो उसको 18 रुपए दे दिए। दोनों के पास 12 रुपए बचे हुए, तो 12 को दोनों में आधा आधा कर दिया। जब आधा आधा करा तो इसको 6 रुपए और मिल गए और बी को मात्र 6 रुपए आए। ये वाली बात आपको याद रखना। तो इसके पास तो कितना हो गया, 24 हो गया, और इसके पास कितना हो गया, 6 हो गया। बड़ी संख्या पूछी है तो आंसर आ जाएगा आपका 24। छोटी पूछता तो आपका आंसर आ जाता 6। बस अब दोनों दिख भी रहा है, दोनों को जोड़ो तो कितना आ रहा है, 32 आ रहा है। दोनों का अंतर जो आ रहा है वो 18 आ रहा है। तो डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकते हो। और अगर बिल्कुल आपको बिल्कुल कचरा लेवल से करना है तो a प्लस बी बराबर अपन मान लेंगे कि 32 है। उसमें से मान लेंगे कि एक संख्या x है तो दूसरी संख्या x प्लस 18 है। दोनों को पुट करके बराबर में 32 रखेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। तो टाइम वेस्ट मत करना आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपन करते हैं। यहां दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य नहीं है। नहीं है बताना, याद रखना, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, नहीं है तो पढ़ते नहीं, मिस रीडिंग मिस्टेक करते हैं और उनको जल्दी रहती है क्वेश्चन सोल्व करने की। तो ये गलती कभी आप ना करें। मैंने कहा सह अभाज्य संख्या नहीं है जो बताना है, तो यहाँ पर तो सह अभाज्य संख्या है 11 और 13, 15 17 भी है, 17 23 भी है, और ये नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, 17 34। मैंने आपको एक तरीका बताया था कि अगर इसमें 3 चीजें एक जैसी हो और एक डिफरेंट हो, वो आपका आंसर है। चाहे कुछ भी पूछे आपको, अगर कंफ्यूजन टोटल हो जाए, आप समझ नहीं पाओ कि कहना क्या चाहता है, तो आप 3 जो एक जैसे दिख रहे हो, जैसे तीनों में अलग अलग दिख रहा है और 17 34 ऐसे दिख रहा है कि दोनों 17 से भी कट रहे, 1 से भी कट रहे, बस उस हिसाब से भी आप तुक्का मार सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ करते हैं। यहाँ दे रखा है कि मोहित का वेतन 15,000 रुपये प्रति माह है। कितना है, 15,000 रुपये। वह घर के किराए में से 5,000 रुपये और बिलों पर 2,000, मतलब 15,000 रुपये तो उसकी सैलरी है, ये 15,000 है, जिसमें से उसने जो खर्चा करा है वो खर्चा कितना कर दिया, उसने एक्सपेंडिचर कर दिया उसने 7,000। अब आप बताइए कि 15,000 में से जब वो 7,000 खर्चा कर रहा है और शेष राशि का मासिक बचत उसने अपने जन्मदिन के महीने में पूरी मासिक बचत जन्मदिन मनाने के लिए खर्च कर दी, तो 1 वर्ष में उसके द्वारा की गई बचत आपको बतानी है। आया समझ में, 1 वर्ष की बचत बतानी है। तो आप ये बताओ कि 1 वर्ष में वो कितनी बचत बताएगा। जैसे 15,000 रुपये है, 15,000 में से उसने 7,000 रुपये तो वो खर्च करता ही करता है। अब उसके पास जो बचे वो 8,000 रुपये बचते 1 महीने में। अब 1 महीने में उसके पास बचते कितने हज़ार रुपये, सेविंग वो कर पाता है 8,000 रुपये की। अब 8,000 रुपये में से 1 महीने का तो खर्चा उसने कर ही दिया। उसने बोला ना कि बिलों पर 2,000 रुपये खर्च करता और शेष राशि उसकी मासिक बचत है। यदि उसने अपने जन्मदिन के महीने में अपनी पूरी मासिक बचत जन्मदिन मनाने के लिए खर्च कर दी, तो 1 साल में उसकी बचत ज्ञात करनी। तो 1 महीने के तो उसने 8,000 रुपये उड़ा दिए। अब उसके पास बचे कितने, 11 महीने। अब 11 महीने के में 8,000 के हिसाब से जब वो कमा रहा है तो 88,000 रुपये वो बचेंगे, मतलब 88,000 बचेंगे। 8,000 रुपये 1 महीने में बचा रहा है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए वाला, ठीक है। कोई बच्चा जल्दबाजी में 8,000 भी कर सकता, पर वो 1 महीने की बचत है। और कोई बच्चा बहुत जल्दबाजी में 1 महीने में 8,000 बच रहे तो 12 महीने में 96,000 भी कर सकता है। ये सही है आपका कि 96,000 बचेगा, पर 1 महीने में तो उसने खर्च कर देना बर्थडे वाले महीने में। तो इस हिसाब से आपको ये टिक नहीं करना है, ठीक है। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, गलत होने में देर नहीं लगेगी इसमें। अब यहाँ दे रखा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अगर अभाज्य संख्या की अगर हम बात करें तो 2 अंकों की सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्या होती है
वो होती है, सबसे बड़ी तो 99 होती है पर ये अभाज्य नहीं है, 98 भी नहीं है पर 97 होती है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। ठीक है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के 2 गुने, तो 2 का गुना, और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के 3 गुने। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्या है वो आई थिंक कितनी होती है, तो अगर अपन देखें तो शायद 997, तो 9 9 18 7 25, तो वो हो जाएगी 997। इसमें अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर जब योगफल उसने पूछा है तो 2 का 7 में करूँगा तो 2 7 14 का 4, केरी कितना है 9 दूना 18 और 1 1 कितना हो जाएगा 19। 3 का करेंगे तो 3 7 21 आ जाएगा, केरी कितना आएगा 3 7 21 के बाद 2 आ जाएगा, 3 नाम 27, 27 और 2 29 आ जाएगा, केरी कितना आएगा 2, 3 नाम 27 और 2 हो जाएगा 29। जोड़ देंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ 11 आ जाएगा, यहाँ 3185 आंसर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो 3185 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन करते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है कि संख्या 51, 52, 53 और ऐसे 100 तक दे रखी है। मैं सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं का योग बताना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या आ जाएगी 53, क्योंकि 53 में किसी का भाग नहीं जाता है। और सबसे बड़ी भाज्य संख्या आ जाएगी आपकी अभाज्य संख्या 97 आ जाएगी। ठीक है, इनको जोड़ देंगे तो ये 0 आ जाएगा और 9 6 15, तो आंसर आ जाएगा आपका 150। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको बस इतना याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे अगर हम चले कि 3 पेंसिल और 5 पेन का जो मूल्य है वो 81 रुपये, जबकि 5 पेंसिल और 3 पेन का जो मूल्य है वो 71 रुपये। 1 पेंसिल और 2 पेन का मूल्य हमें बताना है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। पेंसिल को अपन ने, पेंसिल बराबर अपन ने ए मान लिया और आपका पेन बराबर अपन ने मान लिया बी, मान लिया कि पेन का मान है बी। अब यहाँ पर 3a लिखा है, 3a प्लस 5b बराबर अपन ने लिख लिया 81। फिर इसका उल्टा करें तो यहाँ पर आ रहा है 5a और प्लस का 3b बराबर 71 आ रहा है। सोल्व करते हैं अपन। अब जब मैंने सोल्व करा इसको तो मैं क्या करूँगा कि 5 का ऊपर गुणा करूँगा तो ये 15a हो जाएगा प्लस 25b हो जाएगा। यहाँ पे 5 का गुना करेंगे तो 5 से कम 5, 5 8 40, 405 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 का इसमें करेंगे तो 3 5 15a आ जाएगा और प्लस 3 3 9b आ जाएगा। अब 3 से 3 कम 3 आ जाएगा, 3 7 21 आ जाएगा। यहाँ से a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 16b। यहाँ पर वैल्यू 5 में से 3 जाएगा तो यह बचेगा 2। अब यहाँ बचेगा 10, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा। ठीक है, यहाँ 192 आ जाएगा। 16 से काटेंगे तो b का मान 12 आ जाएगा, तो b कितना आ जाएगा 12। अब b का मान अगर यहाँ 12 आया तो यहाँ 12 रख देंगे, तो 12 का 5 में गुणा करेंगे 60 आ जाएगा, 60 उधर कटेगा तो 60 उधर 81 में से 21 बच जाएगा और a का मान आ जाएगा आपका 7 और b का मान आ जाएगा 12। अब यहाँ पर आपको दे रखा है कि 1 पेंसिल है, तो पेंसिल की वैल्यू अपन ने मानी थी 7 और पेन कितने हैं 2 पेन है, तो 24 रुपये उसके हो गए। आंसर आ जाएगा 31 रुपये। तो इसका आंसर आ जाएगा 31 रुपये। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर कि 2 अंकों की संख्या में अंकों का योग 9 है। तो देखो अंकों का योग तो सभी जगह 9 दिख रहा है। यदि संख्या का मान इकाई के स्थान पर अंक के 5 गुना से 6 अधिक है, मतलब जो इकाई वाला जो डिजिट है उसके 5 गुना से 6 अधिक है। ठीक है, तो संख्या क्या करें? तो देखो अपन क्या करेंगे, इसको ऑप्शन से करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 45 है। अब 5 का 6 गुना करूँ तो 30, 30 से 6 ज़्यादा करूँ तो 36, तो ये तो गलत है। ठीक है, यहाँ बोला ना, सॉरी 5 गुना बोला, तो 5 का 5 गुना करेंगे तो 25, 25 में 6 जोड़े तो 31, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। 18 भी उस हिसाब से 5 गुना में तो पॉसिबल है ही नहीं, 90 मतलब 40 से ऊपर पहुँच जाएगा। 7 का 5 गुना भी करूँगा तो ये 35 से ऊपर पहुँच जाएगा। 6 का 5 गुना करते हैं तो 6 का 5 गुना करेंगे तो 6 5 30 हो जाएगा और 6 अधिक भी है तो 36 या दे रखा ना, तो इसलिए आंसर आ जाएगा आपका डी वाला। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगला यहाँ दे रखा है कि पहली 8 अभाज्य संख्याओं के योग को
7 से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होगा। अब देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस ये चेक करना चाहता वो आप लोगों को कि आपको पहली 8 अभाज्य संख्या आती है कि नहीं आती। और 8 नहीं पूछना चाहता, वो सिर्फ आपसे 2 पूछना चाहता है कि आप 2 को जानते कि नहीं, कि भाज्य के अभाज्य। तो उसने कहा कि पहली अभाज्य संख्या 2 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर 4 हो गई। 4 नहीं आएगी, 5 आएगी। तो 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 11 हो गई, 13 हो गई, और 13 के बाद में हो जाएगी आपकी 17। तो कितनी होगी, 3 3 6 और 1 7। 17 के बाद में अगली हो जाएगी 19। अब इनको कैसे जोड़ने पर, सबको जोड़ के 7 से भाग देने पर हमें क्या बताना है, करने पर क्या प्राप्त होगा। पहली 8 अभाज्य संख्याओं के योग को 7 से विभाजित करने पर के बराबर हो। ठीक है, हम भाग देते हैं, वो पूछ रहा है कि भागफल क्या है। अब 2 में 3 जोड़ा तो 5 हो गया, 5 में 5 जोड़ा तो 10 हो गया, 10 और 7 17 हो गया, 17 और 18 और 28 हो गया, 28 और 3 31 41 हो गया, 41 8 41 और 7 48 और 58 हो गया, और 58 19 3 57 और 19 से कुछ 76 और एक ही हो गया 77। 7 से जब मैं इसको भाग दूंगा तो आंसर आएगा 11, और इसका आंसर आएगा बी। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। बच्चा क्या करता है कि वो 2 को भूल जाता है और 1 को ले लेता है, तो उससे बहुत बड़ी मिस्टेक क्या कर लेता है, इस वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। और ग्रुप डी वालों ने सिर्फ इसीलिए इस क्वेश्चन को चेक करानी, तो क्या जोड़ थोड़ी पूछेगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 9 के लगातार 3 गुणजों का जो योग है वो 2457 है, सबसे बड़ा गुणज बताना है। देखो सिंपल सा फंडा मैं आपको बता दूं कि अगर ये 2400 जो 57 दे रखा है ये योग है, अगर मैं इसमें 3 का भाग दे दूं तो मुझे इससे औसत मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने 3 का भाग दिया तो 8 आया, और यह आया 19। ठीक है, 819 आया। अब मैंने कहा कि ये औसत है। अब 3 संख्या अगर औसत है तो औसत होता है बेटा बीच वाली संख्या। अब 9 का मल्टीपल है तो 9 इससे बड़ा होगा, अगली वाली संख्या होगी तो 9 बड़ी होगी, तो मतलब 828 होगी। इससे छोटी वाली जो संख्या होगी तो वो 9 कम होगी, तो वो होगी 810। तो आपसे बड़ी बड़ी संख्या पूछिए तो 828 आंसर है, और छोटी पूछिए तो वो 810 आंसर है। बस इतना याद रखना है। तो हमसे शायद बड़ी पूछी उसने, सबसे बड़ा गुणज है, तो वो 828 है, और इसका आंसर आएगा 828, मतलब ए वाला। बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगला वाला क्वेश्चन दे रखा है कि 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 313 है, इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात करें। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको ऑप्शन से कर लो, ऑप्शन से करेंगे तो बहुत जल्दी आ जाएगा। 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, जैसे 12 का वर्ग 144 है, अगली जो 13 आएगी तो उसका 169 है। दोनों को जोड़ दो, अगर 313 आता है तो 12 ही हमारा आंसर है। जोड़ा तो 9 4 13 का 3 आया, 14 16 31 हो गया, ये ले लिया, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। बड़ी पूछेगा तो 13 आ जाएगा, उसने पूछी छोटी वाली। अगला वाला क्वेश्चन करते, यहाँ दे रखा कि 1 + 3 + 5 + 7, और ऐसे अपन जब आगे बढ़ते जाएंगे तो 21 तक जाना है और इसको जोड़ना है। देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ पे आप कैसे भी कर सकते हो, इसमें कोई जरूरी नहीं कि आप इसको जोड़ो। मैंने आपको बताया था पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ो, और उसमें अगर आप 2 से भाग दे दो तो इससे हमें औसत मिल जाता है, और इसका जो औसत आया वो आया 11। पहली संख्या और लास्ट संख्या को जब जोड़ दे तो हमें क्या मिल जाता है, तो पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ने पर हमें मिल जाता है औसत, तो इसका मिल गया औसत 11। अब 1 से लेकर 21 तक जो विषम संख्या है उनकी संख्या भी 11 होती है। एक संख्या का योग 11 आ रहा है, और मतलब औसत 11 आ रहा है, और ऐसी 11 संख्या है, तो इनका जो योग आएगा वो आएगा 121। या तो आप ऐसे याद रख सकते हो, नहीं तो इसका एक फार्मूला होता है कि प्रथम n क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का, प्रथम n क्रमागत विषम संख्याओं का योग का फार्मूला होता है, तो उसका फार्मूला होता है n²। अब संख्या यहाँ पे देखेंगे तो 1 से लेकर 21 तक जो संख्या बन रही है वो 11 है, तो 11 का वर्ग कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। तो आप इस प्रकार से भी 121 यहाँ पे टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। अभी तक जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो ग्रुप डी या आरपीएफ में या एसआई या कांस्टेबल में जो आ रहे थे वो मैंने कर दिए। मैं और आगे भी इसी प्रकार आपको पढ़ाते रहूंगा। जो भी चैप्टर आपको टफ लगे वो चैप्टर मुझे आप कमेंट करके बता दे, अगले वाले वीडियो में
कोशिश करूँगा कि मैं वही चैप्टर आपको पढ़ाऊँ। ठीक है, धन्यवाद।